हेलो दोस्तों, मैं रवि गुप्ता। मैं अपने YouTube चैनल रीजनिंग विद रवि गुप्ता में आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके प्रैक्टिस सेट 2 के मैथ सेक्शन की कंप्लीट वीडियो मैंने अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर दी है। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखी है तो जाकर उसको देख लें। आइए चलते हैं अब आपके मैथ सेक्शन के आपके प्रैक्टिस सेट 2 के सेट सेक्शन की ओर, जिसका आरंभ मैं मैथ के क्वेश्चन से करूंगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101। इसके बाद में आपके सेट का जितना भी सेक्शन है वो कंप्लीट करवाऊंगा जीएस का। क्वेश्चन नंबर 101 कह रहा है कि 6 की पावर क्यूब माइनस 5 की पावर क्यूब का मान किसके बराबर होगा। कह रहा है कि 6 की पावर 3 माइनस 5 की पावर 3 का मान किसके बराबर होगा। तो बेटा हम क्या करेंगे, 6 का क्यूब कर देंगे, कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा। आप लोगों ने अगर क्यूब आप लोगों ने याद किए होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि 6 का क्यूब जो होता है 216 होता है। 5 का क्यूब देखेंगे, 5 का क्यूब होता है 125। क्या बोला है, 6 का क्यूब माइनस 5 का क्यूब, फिर अंतर करना है। अंतर मीन्स मतलब माइनस करना। माइनस कर दीजिए इसको माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 190। अगर जब हम लोगों ने देखा कि इसका मतलब 6 का क्यूब माइनस 5 का क्यूब का मान लेके माइनस करने पर कितना आया है 91 आया है। अब किसी भी ऑप्शन का मान अगर 91 आ जाता है तो हमारा ऑप्शन वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, ऑप्शन नंबर 1 में कह रहा है 2 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब। कह रहा है 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब। क्या करेंगे बेटा, देख लो 2 का क्यूब यानी कि कितना होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, प्लस 3 का क्यूब 27 होता है। दोनों को जोड़ देंगे 35 बन जाएगा, जो कि हमारा 91 के बराबर नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर 2 को देखिए। ऑप्शन नंबर 2 में कह रहा है 3 की पावर 3 यानी कि 3 का क्यूब, फिर 4 का क्यूब प्लस। अब बेटा अगर हम 3 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब कितना होता है बेटा 27 होता है, प्लस 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है। दोनों को जोड़ देंगे तो 91। ये हमारा किसके बेटा समकक्ष है, इक्विवेलेंट किसके है, ये हमारे किसके बराबर मान है, ये हमारे 91 के बराबर। क्या पूछा था, इसका मान किसके बराबर होगा, इसका मान इसके बराबर होगा। ऑप्शन नंबर हमारा 2 ठीक हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102 को। क्वेश्चन नंबर 102 में क्या कह रहा है, फोर इंटू 5 की पावर 0 प्लस 5 इंटू 4 की पावर 0 का मान कितना होगा, का मान बताना है। तो स्टूडेंट्स आप लोग एक बात ध्यान रखें, कोई भी हमको वैल्यू दे रखी हो या कुछ भी दे रखा हो, एक्स वाई जेड अल्फा बीटा गामा, एक से लेकर कितनी भी गिनती दे रखी हो, अगर उसकी पावर 0 है, अगर उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू का मान क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे 5 की पावर 0 का मान भी 1 हो जाएगा और 4 की पावर 0 का मान भी 1 हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अब, यानी कि 4 एकम 4 प्लस 5 एकम 5 जोड़ देंगे तो 9। किसके बराबर हो जाएगा ये स्टूडेंट किसके बराबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 के लिए। ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 का। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर
103 की ओर। क्या कह रहा है? 5.4 का मानक रूप। स्टूडेंट हमें क्या बताना है? इसका मानक रूप बताना है। ये पहले से ही मानक रूप में है, बस इसमें क्या लगा देना है? 10 की पावर 0 लगा देना है। ये पहले से ही मानक रूप में है, इस यहाँ पे क्या करना है? इसकी पावर में, इसके साथ में 10 की पावर जब 0 लगा देंगे तो अभी मैंने आपको बताया था, इससे पिछले सवाल मैंने आपको बताया था कि किसी भी वैल्यू की पावर अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है। तो यहाँ पे भी अगर हम 10 की पावर 0 लगा दें तो आंसर पे हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और इसका ऑप्शन नंबर 1 मैच हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 104 को देखते हैं। कह रहा है 6 की पावर 60 में इकाई का स्थान। स्टूडेंट अगर मैं आपको इकाई का स्थान की बात करूं तो इकाई का स्थान वो होता है जहां से हम गिनती गिनना शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 50,625। क्या लिख दिया मैंने लिख दिया 50,625। तो इसमें जो इकाई का स्थान है हमारा पहला वाला, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं? इकाई का स्थान। ये हमारा दहाई का, सैकड़े का, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो इकाई का जो स्थान होता है वो पहला वाला होता है। इसी प्रकार से अगर हम देखें यहां पे तो कह रहा है 6 की पावर 60, यानी इस 6 को कितनी बार लिख सकते हैं? गुणा करके कितनी बार लिख सकते हैं? 60 बार लिख सकते हैं। इस 6 को कितनी बार हम गुणा कर सकते हैं? 60 बार गुणा कर सकते हैं। तब हमारा क्या आना चाहिए? इकाई का स्थान आना चाहिए। आप लोग देखिए, अगर हम इसको 2 बार गुणा करते हैं कितना आता है? 36। यहीं पे अगर हम इसको 6 गुणे 6 गुणे 6 करते हैं तो हमारा आता है 216। ठीक, 6 की गुणा 1 बार करते हैं तो आता है हमारा 6। तो आप लोग देख रहे हैं इसके हमेशा ही इकाई के स्थान पर 6 6 6 आ रहा है। तो इसका इकाई का स्थान क्या हो जाएगा? इसका इकाई का स्थान 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा 2। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105 की ओर। क्वेश्चन नंबर 105 में कह रहा है -1 की पावर 233। -1 की पावर 233। स्टूडेंट आप लोग एक बात को हमेशा ध्यान रखना कि किसी की भी अगर पावर सम है या किसी की भी पावर विषम है तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर -1 की पावर विषम है तो हमेशा -1 मिलेगा। -1 की पावर विषम है तो हमेशा -1 मिलेगा, और -1 की पावर अगर सम है तो हमेशा हमें +1 मिलेगा। तो देखिए -1 की पावर 233। 233 हमारा क्या है? 233 हमारा क्या है? विषम पावर है। तो विषम पावर है तो हमारा -1 आ जाएगा, और जो हमारा आंसर हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर 2 मैच हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 106 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 में कह रहा है वह कौन सी संख्या है जिसका मानक रूप 3.7 इंटू 10 की पावर 3 होगा? कह रहे हैं इस मानक रूप से हमको इसका साधारण रूप बनाना है। तो इसका हम साधारण रूप की अगर हम बात करें तो 3.7 गुणे 10 की पावर 3 का मतलब 1000, यानी कि 10 की पावर 3 का मतलब 3 जीरो वाली संख्या।
कितनी होती है 1000। अब क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे, एक जीरो नीचे आ जाएगा हमारा, जीरो से जीरो काट देंगे, 37 इंटू 100 कितना आ जाएगा 3700, 3700 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 107 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लीजिए क्या कह रहा है। गुणन का तत्समक अवयव क्या है। गुणन का तत्समक अवयव क्या है। जो गुणन का तत्समक अवयव होता है, इसका मतलब होता है किसी भी संख्या को, चाहे वह संख्या कोई सी भी हो, उसको किस संख्या के साथ गुणा किया जाए कि उसके मान में कोई भी परिवर्तन ना हो, तो वह क्या होता है, एक होता है। इसलिए इसका गुणन तत्समक क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 108 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 में कह रहा है, यदि तीन क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहले और तीसरे का योगफल 74 है तो मध्य की संख्या ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखें, कभी भी किसी भी क्रमागत संख्या में अगली संख्या पे जाने के लिए उसमें क्या कर देते हैं, एक जोड़ देते हैं। इसमें तीन क्रमागत संख्याएं पूछ रहे हैं, हमको नहीं पता कौन सी क्रमागत संख्याएं होंगी, इनका पहला और बाद दूसरा और तीसरा भाग जोड़ने पर 74 बन जाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक संख्या मान लेते हैं। जैसे माना पहली क्रमागत संख्या x मान ली है, माना पहली क्रमागत संख्या x मान ली है। इसी प्रकार दूसरी क्रमागत संख्या x प्लस 1। x प्लस 1 क्यों हो जाएगा, क्योंकि क्रमागत है, क्रम से चल रही है और दूसरी संख्या पे जाने के लिए हमें एक जोड़ना होगा। इसी प्रकार तीसरी क्रमागत संख्या बराबर, अब देखिए जब मैं पहले से दूसरी में आया तो मैंने क्या किया, x प्लस 1 कर दिया। अब मैं दूसरी से तीसरी में आ रहा हूं तो क्या कर दूंगा, x प्लस 1 यानी कि क्या हो जाएगा x प्लस 2। तो तीसरी क्रमागत संख्या हमारी क्या आ गई है, x प्लस 2। अब चलते हैं सवाल पे। सवाल क्या कह रहा है कि पहली और तीसरी क्रमागत संख्या का योगफल हमारा 74 है, 74 है। तो क्या कर देंगे, पहली क्रमागत संख्या x, दूसरी क्रमागत संख्या x प्लस 2, दोनों का योग यानी कि बीच में प्लस बराबर 74। x और x को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 2x बराबर 74 माइनस 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे, घटा देंगे, 2x बराबर कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा। इसको 2 से काट दीजिए, x बराबर 72 अपॉन, ये 2 क्या होगा नीचे चला जाएगा, काट देंगे, कितना आ जाएगा 36। तो x का मान जो हमारा है वो कितना आ गया है, हमारा x का मान 36 आ गया है। तो यानी पहली क्रमागत संख्या हमारी 36 हो गई, दूसरी क्रमागत संख्या हमारी 36 प्लस 1 यानी कि 37 हो गई है। फिर तीसरी क्रमागत संख्या हमारी 36 प्लस 2 बराबर 38 हो गई है। क्या पूछा था स्टूडेंट्स हमसे कि मध्य की संख्या बताइए, क्या पूछा था, मध्य की संख्या बताइए। तो मध्य संख्या बराबर हमारा हो जाएगा 37, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 109 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 में कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले भी बताया था, 109 में देख लीजिए क्या बताया था मैंने आपको कि सबसे छोटी हमारी जो विषम संख्या या सॉरी जो सबसे छोटी हमारी अभाज्य संख्या होती है वो हमारी 2 होती है। जो सबसे छोटी हमारी
अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है, और ऑप्शन नंबर हमारा 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 को देखते हैं। कह रहा है 0.45 का परिमेय रूप क्या होगा। 0.45 का परिमेय रूप क्या होगा बेटा? क्या करेंगे, यहाँ पे दशमलव हटा देंगे, 2 जीरो नीचे आ जाएंगे, 5 से काट दीजिए, 5 नेम 45, 5 से काट देंगे 2 और 0 का 0, कितना हो जाएगा 9/20, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 2। क्वेश्चन नंबर 111 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 111 में कह रहा है 1.3 गुणा 1.3। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बोला था, अगर आप लोगों को स्क्वायर याद नहीं है तो उनको याद कर लीजिए। यहाँ पे भी देखिए क्या हो रहा है, 1.3 गुणे 1.3, तो कहीं ना कहीं ये क्या है, 13 का स्क्वायर है, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 ये होता है, लेकिन यहाँ पे दशमलव है, तो एक स्थान का दशमलव ये और एक स्थान का दशमलव ये, क्या लगा देंगे, 2 स्थान पहले दशमलव लगा देंगे, क्या आ जाएगा हमारा 1.69, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 112 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 112 में कह रहा है 22 का 2 गुणा, 22 का 2 गुणा यानी कि 2y और योग 12 यानी कि प्लस 12 का योग 33 है। यानी कि बेटा वो कहना क्या चाह रहा है, वो कह रहा है 2 गुणा यानी कि 2y प्लस 12 का योग कितना है, इनको जोड़ने पर कितना मिलेगा, 33 मिलेगा। उसका कहना है अगर y का कोई मान होगा, वो क्या कहना चाहता है, अगर कोई y का मान होगा तो यहाँ पे रख देंगे, उसको हल करने पर उसका योग 33 आना चाहिए, तो वही वो कह रहा है कि 2y प्लस 12 इक्वल्स टू 32। इसको फिलहाल हमें हल नहीं करना है, इसकी समीकरण बनानी थी, और इसकी समीकरण ऑप्शन नंबर 3 से मैच हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन नंबर 113 में कह रहा है 5y प्लस 2 इक्वल्स टू 12। इसमें y का मान पूछा है, कह रहा है इस समीकरण में y का मान बताइए। कुछ नहीं करना है, 5y इक्वल्स टू 12, 2 इधर आ जाएंगे माइनस के 2, 5y बराबर घटा दीजिए, 12 में से 2 गए 10, काट देंगे, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, y बराबर 2, y बराबर 2, y का मान ऑप्शन नंबर 4, y बराबर 2 ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 114 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 में कह रहा है 8a इक्वल्स टू 0, तो a का मान क्या होगा। सवाल में हमसे कह रहा है 8a बराबर 0, तो a का मान क्या होगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे बेटा, a बराबर 0, इस 8 को क्या करेंगे गुणा में भेज देंगे 0 के, और किसी भी संख्या को अगर हम क्या करें गुणा करें 0 के साथ, या किसी भी संख्या से 0 को भाग करें तो हमको क्या मिलता है, 0 मिलता है, तो a बराबर बेटा हमारा 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका मैच हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 115 में कह रहा है 3t प्लस 5 बराबर 14। इसमें कह रहा है हमको t का मान बताना है। क्या कह रहा है, हमें t का मान बताना है, t का मान क्या है। तो बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, 3t को रोक लिया, 14, इस 5 को इधर ले आए, माइनस का हो गया, 3t बराबर 14 माइनस 5 बराबर 9, काट दो बेटा, 3 एक कम 3, 3 3 9, तो t बराबर बेटा हमारा आ जाएगा 3। तो हमारा क्या आ गया, t बराबर 3 आ गया, और ये ऑप्शन नंबर 2 मैच हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 116 को देख लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 116 में बोल रहा है अगर 2.4 लीटर पेट्रोल 43.2 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कह रहे हैं एक गाड़ी 2.4 लीटर पेट्रोल में 43.2 किलोमीटर दूरी तय करती है। यह गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी? तो बेटा सिंपल सी बात है, क्या करना है, एक लीटर पेट्रोल में 43.2, इसको क्या कर देंगे, इसको इसके नीचे बटा में भेज देंगे 2.4। अब क्या करेंगे बेटा, दशमलव से दशमलव हटा लीजिए, दशमलव से दशमलव हट गया, काट दीजिए इसको हम 4 से काट लेंगे, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4। अब देखो स्टूडेंट आप लोग इसको ध्यान देखिए, 4 एकम 4 काट लेंगे, फिर जैसे ही यहाँ पे हम 32 को काटेंगे एक साथ में, कितना हो जाएगा, 4 अट्ठे 32। कितना हो जाएगा बेटा, 4 अट्ठे 32। लेकिन हमने यहाँ पे इन दोनों संख्याओं को एक साथ भाग किया है। क्या किया है, इन दोनों संख्याओं को एक साथ भाग किया है, तो यहाँ पे हमारा बीच में 0 भी आएगा, नीचे हमारा क्या रह जाएगा, 6 रह जाएगा। फिर भाग कर देंगे, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 4 बच गए, 4 बच गए, उधर चले गए, 48 बन गया। कितनी बार में चला जाएगा, 8 बार में चला जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 1 लीटर पेट्रोल में गाड़ी 18 किलोमीटर चलेगी। 1 लीटर पेट्रोल में गाड़ी 18 किलोमीटर चलेगी। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 117, कह रहे हैं 432.6 बटा 1000, 1000। बेटा यहाँ पे 100 रहेगा, 1000 नहीं है, 100 रहेगा, का मान बताइए। क्या कह रहा है, मान बताइए। क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे। क्या किया, दशमलव हटाया, 0 बढ़ा लिया, नीचे कितने दशमलव है, 1 2 3, 3 दशमलव हटाए, 3 स्थान पहले दशमलव, कितना आ गया, 4.326। खत्म। आपका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 को देखते हैं। 118 में कह रहा है 2/3 का 1/3। तो अगर स्टूडेंट इस तरीके से अगर आपके पास सवाल आता है, तो जहां पे बीच में का लगा होता है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल गुणा कर देनी है। का हटाना है, गुणा लगाना है। क्या करना है आपको, का हटाना है, गुणा लगाना है। 2/3 गुणा 1/3 बराबर 2 एकम 2, 3 एक 3 तिया 9, 2/9। ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 119 को देखते हैं। क्या कह रहा है बेटा, 8/8 माइनस 3/3, 3/8 का मान क्या होगा? तो स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखिए, जिन भी सवालों में हर हमारा इक्वल होता है, जिन भी सवालों में हर हमारा इक्वल होता है, हर क्या होता है बेटा, ऊपर वाली संख्या को, जब भी कोई संख्या भिन्न में होती है तो उसके ऊपर वाले भाग को हम अंश बोलते हैं और नीचे वाले भाग को हर बोलते हैं। तो उसी में जब भी कोई संख्या के हर बराबर होते हैं तो हमें वहां कुछ नहीं करना, वो सवाल और ज्यादा आसान हो जाता है। 8 का 8, 8 का 8, 3 का 3, माइनस का माइनस कर दीजिए, 5/8।
खत्म आपका सवाल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 120 को देखते हैं। ये आपके मैथ के भाग का आखिरी सवाल है। इसके बाद फिर हम चलते हैं जीएस की तरफ। इसमें पूछ रहा है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं हमको कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। स्टूडेंट, आपने पढ़ा होगा कि अगर कि कोई संख्या निगेटिव में है, अगर कोई भी संख्या निगेटिव में है तो उस संख्या का मान उतना ही छोटा होगा जितनी वह संख्या बड़ी होगी। या ऐसे कह लें, माइनस में संख्या जो जितनी ज्यादा बड़ी होगी उसकी वैल्यू, उसका मान उतना ही छोटा होगा। लेकिन जब हम दशमलव वाले सवालों में आ जाते हैं तो इसमें क्या होता है, जिस भी संख्या का भिन्न सबसे बड़ा होगा वह संख्या सबसे छोटी होगी। इसमें क्या देखते हैं बेटा, अगर हमारा अंश समान है, अगर हमारा अंश समान है तो उस संख्या में हर जितना बड़ा होगा वह संख्या उतनी ही छोटी होगी। देख लीजिए यहां पे क्या लगा हुआ है, 0.02। दशमलव हटाएंगे 2 स्थान नीचे आ जाएंगे, यानी कि 100 नीचे आ जाएंगे। ये तो पूरा पूरा हमारा 2 बन रहा है, यहां से दशमलव हटाएंगे 10 नीचे लगा देंगे। और बेटा यहां पर ये रखा है 20.0। दशमलव के बाद केवल अगर 0 है तो उसकी बेटा कोई वैल्यू नहीं होती, उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, उसका कोई भी मान नहीं है। तो यहाँ पर केवल 20 है, तो जिसको हम दशमलव में नहीं बदल सकते क्योंकि उसके साथ कोई दशमलव नहीं है। अब यहाँ पे देखिए 2 हमारा पूरा पूरा है, ये नहीं हो सकता। 20 हमारा पूरा पूरा है, ये नहीं हो सकता। कौन सा हो सकता है? भिन्न वाली संख्या हो सकती है केवल। और अभी मैंने आपको क्या बताया, जिस संख्या में भिन्न का मान जितना ज्यादा बड़ा होगा वह संख्या उतनी ही छोटी होगी। तो सबसे बड़ी संख्या, मतलब इस संख्या में सबसे बड़ा भिन्न का मान 100 हो रहा है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं आपके सेट के जीएस के पोर्शन की तरफ। अब हमारे जो है मैथ, देखिए मैं इससे पिछली वीडियो में आपको आपके प्रैक्टिस सेट 2 के जितने भी मैथ के क्वेश्चन थे, रीजनिंग के क्वेश्चन थे, वो मैं सारे करवा चुका हूं। आप लोग उसको देख लीजिएगा। ये जो आपका जो मैं पार्ट करवा रहा हूं, भाग करवा रहा हूं, ये आपके प्रैक्टिस सेट 2 के सेट सेक्शन का है, जिसमें मैथ का भी मैंने कंप्लीट करवा दिया है। अब आप लोग जो है इसको जीएस को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है, किसी पदार्थ का आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होते हैं। तो बेटा ये ठोस होता है। बेटा क्या होता है? ठोस होता है। इसका आकार व आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं। ऑप्शन नंबर 1। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? न्यूट्रॉन की खोज बेटा चैडविक ने की है, जिनको हम जेम्स चैडविक बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर बेटा ऋण आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। जल क्या है? जल बेटा एक यौगिक है। आपके क्वेश्चन नंबर 55 तक हो गए हैं, क्वेश्चन नंबर 54 तक हो गए हैं। जल क्या है? एक यौगिक है। क्वेश्चन नंबर 55 को देखिए। पदार्थ के निर्माण की इकाई, जो पदार्थ के निर्माण की इकाई है वो बेटा क्या हो जाएगी? परमाणु हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 56, इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जिसमें जो गति का सिद्धांत है इसको बेटा न्यूटन से मिलाएंगे। डायनामो, फैराडे, टेलीविजन, लॉगी बियर्ड में हो जाएगा। जो टेलीविजन है बेटा वो लॉगी बियर्ड हो जाएगा, और जो टेलीफोन है वो ग्राम बेल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 57 को देखिए। पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, क्या बोलते हैं इसको बेटा? परमाणु बोलते हैं। परमाणु हो जाएगा। अब तक कितने तत्वों की खोज की जा चुकी है? 118। कितने बेटा तत्वों की खोज हो गई है? 118 की हो गई है। लोहे का प्रतीक क्या है? क्वेश्चन नंबर 59।
लोहे का प्रतीक है Fe, इसको हम Fe से प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, उन पदार्थों को क्या कहते हैं जिनके आर पार देखा जा सकता है? वो बेटा होता है पारदर्शी। क्या होता है बेटा? पारदर्शी। देखिए, जिन जिन पदार्थों के आर पार देखा जा सकता है वो पारदर्शी होते हैं, जिन पदार्थों के आर पार नहीं देखा जा सकता है वो अपारदर्शी होते हैं। जैसे कि ये मैं पेपर पकड़ा हुआ हूं, इसके मैं आर पार नहीं देख सकता, तो ये क्या हो गया? अपारदर्शी हो गया। लेकिन जिन पदार्थों से धुंधला धुंधला दिखाई पड़ता है, प्रॉपर नहीं दिखाई देता, धुंधला धुंधला दिखाई पड़ता है, वो हमारे क्या हो जाते हैं? पारभासी हो जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 61, भाखरवाल, नाली और पाटनवाड़ क्या है? कह रहे हैं भाखरवाल, नाली और पाटनवाड़ क्या है? बेटा ये आपकी भेड़ की नस्ल है। ये हमारी क्या है? ये तीनों ही हमारी भेड़ों की नस्ल है। ठीक है, ये नस्ल बेटा बोली जाती है जो भेड़ होती है, भेड़ों की प्रजातियों को अलग अलग, जैसे भेड़ है तो वो भेड़ ही, लेकिन अलग अलग प्रजाति की भेड़ें हैं, तो उनको नस्ल के रूप में बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 62, जूट के रेशों को पानी में भिगोकर ढीला करने के लिए कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा? इसको रेटिंग। क्या कहते हैं? रेटिंग। ध्यान रखिए, रेटिंग कहते हैं ऑप्शन नंबर 2। नस्ली भेड़ को जन्म देने के लिए जनक के रूप में अच्छी भेड़ के चयन की प्रक्रिया को कहते हैं। नस्ली भेड़ को जन्म देने के लिए जनक के रूप में अच्छी भेड़ के चयन को कहते हैं वर्णात्मक प्रजनन। क्या बोलते हैं बेटा? वर्णात्मक प्रजनन। क्वेश्चन नंबर 64, रेशम में से चिकनाई, धूल और गर्त निकालना कहलाता है। रेशम में से चिकनाई, धूल और गर्त निकालना कहलाता है अभिमार्जन। क्या कहलाता है बेटा? अभिमार्जन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 65, सबसे अच्छी किस्म का ऊन प्राप्त होता है? सबसे अच्छी किस्म का ऊन प्राप्त होता है न्यूजीलैंड की भेड़ से। क्या है बेटा? न्यूजीलैंड की भेड़ से होता है। ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, भेड़ के बालों को ऊन के धागों के रूप में बदलने को कहते हैं ऊन का संसाधन। क्या बोला जाता है बेटा? ऊन का संसाधन। क्वेश्चन नंबर 67, रेशम कीटों का पालन कहलाता है सेरीकल्चर। बेटा ध्यान रखिएगा, रेशम कीटों का पालन सेरीकल्चर कहलाता है और एपीकल्चर कहलाता है मधुमक्खी पालन। ठीक है, क्या कहलाता है? मधुमक्खी पालन। क्वेश्चन नंबर 68, रीलिंग का अर्थ है कोकून से रेशम निकालना। बेटा जो क्या होता है? ककून होता है, उससे रेशम निकालना क्या कहलाता है? रीलिंग का अर्थ। ठीक है, रीलिंग का अर्थ है कोकून से रेशम निकालना। क्वेश्चन नंबर 69, रेशम कीट के जीवन चक्र में सर्वाधिक भोजन करता है। रेशम कीट के जीवन चक्र में सर्वाधिक भोजन करता है लार्वा। इसका क्या हो जाएगा? लार्वा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 में आ जाइए। सबसे अच्छी क्वालिटी का ऊन प्राप्त होता है मेरीना भेड़ से। इसका आंसर हो जाएगा मेरीना भेड़ से। क्वेश्चन नंबर 71, रेशम कीट का व्यावसायिक पालन होता है। रेशम कीट का व्यावसायिक पालन होता है, इसमें बोल रखा है बेटा सहतूत की पत्तियों पर, एरंडी की पत्तियों पर, ओक की पत्तियों पर। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4, उपर्युक्त में से सभी। तो बेटा इसमें क्या आ जाएगा? उपर्युक्त में से सभी। रेशम कीट की व्यावसायिक पालन होता है, सहतूत की पत्तियों पर भी कर लेते हैं, एरंडी की पत्तियों पर भी कर लेते हैं और ओक की पत्तियों पर भी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तीनों ही ऑप्शन हमारे हो जाएंगे और ऑप्शन नंबर मार देंगे 4 को हम। क्वेश्चन नंबर 72, निम्न में से प्राकृतिक पदार्थ नहीं है। क्या बेटा नहीं है? इसमें रेयान हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? रेयान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, रेशम के कीटों को किस वृक्ष पर पाला नहीं जा सकता? अभी इससे पहले मैंने आपको बताया ओक, सहतूत और एरंडी। तो इसमें आम दे रखा है, तो हमारा क्या हो जाएगा बेटा? हम आम के पेड़ पर रेशम के कीटों को नहीं पाल सकते, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा आम। पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल आदि किसके नाम है? बेटा ये हमारी मिसाइलों के नाम है। ये हमारी मिसाइलों के नाम है, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल आदि। क्वेश्चन नंबर 75, किस स्थान पर नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के लिए
एटॉमिक पावर स्टेशन नहीं बनाए गए हैं। क्वेश्चन को फिर से सुनिए। किस स्थान पर नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के लिए एटॉमिक पावर स्टेशन नहीं बनाए गए हैं? ओबरा। आपका आंसर हो जाएगा ओबरा। मनुष्य का प्रथम पालतू पशु था बेटा, मनुष्य का प्रथम पालतू जो पशु था वो क्या था? कुत्ता था। क्वेश्चन नंबर 73, मानव को खेती करने का ज्ञान किस काल में आया? मानव को खेती करने का ज्ञान मध्य पाषाण काल में आया। ठीक है। और बेटा इसको हम इसको भी 3 पार्टों में विभाजित किया गया है। क्या था बेटा? पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है। इन 3 कालों से हम इसको जानते हैं। सबसे पहला होता है पुरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल। और जो मध्य पाषाण काल है उसमें मानव को खेती करना आया। क्वेश्चन नंबर 78, नव पाषाण काल से पूर्व मानव ने क्या सीख लिया था? नव पाषाण काल से पूर्व मानव ने क्या सीख लिया था? हड्डी के औजार बनाना। आपका आंसर हो जाएगा हड्डी के औजार बनाना। क्वेश्चन नंबर 79, आज की खोज। बेटा यहां पे आज लिखा हुआ है, यहां पे आप लोग देख लीजिएगा आग हो जाएगा। इसको क्या कर लीजिएगा? आग कर लीजिएगा। बोल रखा है आज की, लेकिन यहाँ पे आग कर लीजिए। ठीक है। आग की खोज किस युग में हुई थी? पूरा पाषाण काल में हुई थी। आग की खोज पूरा पाषाण काल में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 80 में आ जाइए। दिल्ली सल्तनत के किस शासक को लाल बख्श के नाम से जाना जाता है? इसमें बेटा आ जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या आ जाएगा बेटा? कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 81, अजमेर के 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? अजमेर के 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? इसका भी बेटा कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 82, 40 गुलाम सरदारों का संगठन तुर्कान ए चहलगानी का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? किस शासक द्वारा किया गया था? आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 83 को देखते हैं। सिजदा एवं पाइवोस नामक ईरानी परंपरा किसने प्रारंभ करी थी? बेटा इसको बलबन ने शुरू की थी। इसको गयासुद्दीन बलबन के नाम से जाना जाता है। इसका पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। क्वेश्चन नंबर 84, कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश का शासक था? कुतुबुद्दीन ऐबक बेटा गुलाम वंश का शासक था। क्वेश्चन नंबर 85, इनमें से सबसे अधिक परिभ्रमण काल किस ग्रह का है? बेटा परिभ्रमण काल के मतलब है कि अगर हम बात करें कि शुक्र ग्रह की बात करें तो हमारे सौर मंडल में बाकी ग्रहों की तुलना में जो सबसे लंबा जो दिन का समय होता है या जो सबसे बड़ा या सबसे लंबा दिन होता है वो सूर्य ग्रह का होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा, वो शुक्र हो जाएगा, शुक्र। ठीक है। तो इसका बेटा आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 86 को देखिए। सबसे कम दिनों में सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह बुध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का कौन सा भाग है? क्वेश्चन नंबर 86 को फिर से सुन लीजिए। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का कौन सा भाग है? बेटा ये हो जाता है 1/6, यानी कि 1/6। अगर पृथ्वी पर कोई व्यक्ति का वजन 60 किलो है तो चंद्रमा पर उसका वजन कितना हो जाएगा बेटा? 1/6 बराबर 10 किलो। अगर वह व्यक्ति जो पृथ्वी पर उसका वजन 60 किलो है तो चंद्रमा पर उसका वजन केवल 10 किलो रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 को देख लीजिए। चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान था? बेटा ये था अपोलो 11। जो अंतरिक्ष यान का नाम था अपोलो 11 था और इसको ले जाने वाले नील आर्मस्ट्रांग थे। ठीक है। इसको ले जाने वाले नील आर्मस्ट्रांग थे। क्वेश्चन नंबर 89, हिमाचल किस प्रकार का पर्वत है? बेटा इसको हिमाचल नहीं है, यहाँ पे हिमालय है। क्वेश्चन नंबर 89 फिर से सुन लीजिए। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? बलित पर्वत है। क्या है बेटा? बलित पर्वत है। इसका ऑप्शन हो जाएगा 2, बलित पर्वत। क्वेश्चन नंबर 90 में आ जाइए। कौन सी नदी भ्रंश घाटी का उदाहरण है?
नर्मदा नदी भ्रंश घाटी घाटी का उदाहरण है। क्या हो जाएगा बेटा? नर्मदा नदी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 को देखिए, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के किस द्वीप पर है? इसमें हो जाएगा बेटा बैरन द्वीप पर। क्या हो जाएगा? बैरन द्वीप हो जाएगा। निम्नलिखित में क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। बेटा क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है विंध्याचल। क्या हो जाएगा बेटा? विंध्याचल पर्वत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, ओणम कहाँ का मुख्य त्योहार है? ओणम बेटा केरल का मुख्य त्योहार है। क्वेश्चन नंबर 94, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब हुई? प्रधानमंत्री सड़क ग्राम योजना की शुरुआत 2000 ईस्वी में हुई। तो क्या हो जाएगा बेटा? 2000 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95, ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए बेटा? 21 ईयर्स होनी चाहिए, 21 वर्ष की होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 96, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई? स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 1914 को हुई है। क्वेश्चन नंबर 97, राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? राज्यसभा के 12 सदस्यों को बेटा राष्ट्रपति मनोनीत करता है। इसका आंसर है 12। क्वेश्चन नंबर 98, कौन सा विषय राज्य सूची का नहीं है? कौन सा विषय राज्य सूची का नहीं है? पहला राजमार्ग, दूसरा स्मारक, डाक एवं तार, और फोर्थ वाला पुलिस। तो इसमें बेटा हम क्या लगा देंगे? पुलिस लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 99, भारतीय संसद का अंग नहीं है। क्या कह रहे हैं? भारतीय संसद का अंग नहीं है। पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, तीसरा राष्ट्रपति व चौथा मुख्य न्यायाधीश। तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा? मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 को देखते हैं, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है। बेटा लोकसभा में अधिक से अधिक कितने व्यक्ति हो सकते हैं? उसमें 552 हो सकते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका प्रैक्टिस सेट जो 2 था वो भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।